स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोगों ने गैसियस स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब गैसियस स्टेट में ही एक सब टॉपिक है, कौन सा, कोलिजन डायमीटर का। तो कोलिजन वर्ड तो हमने पहले भी सुना है, कहाँ पे, जब हम केटीजी पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ पर हमने देखा था। तो हमने बात की थी कि अगर अपने पास कोई वेसल है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, तो वो गैस जो होती है वो नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, साथ के साथ जो वेसल की वॉल है उस पर भी टकराते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ऐसा हमने कुछ देखा था और फिर उस इक्वेशन से हमने प्रेशर PV इक्वल्स टू वैल्यू कुछ निकाली थी, एक इक्वेशन बना ली थी। ठीक है, यहाँ तक का इस वाले टर्म में जब केटीजी की बात की थी तब हमने कोलिजन के टर्म की बात की थी। आज हम कोलिजन डायमीटर पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है कि वही चीज़ है, अगर आपके पास कोई वेसल है, उसमें गैस फिल करी हुई है, तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं। अब कोलिजन कैसे करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो एक दूसरे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो पास पास आते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था, जैसे जब पास पास आए, स्टार्टिंग में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था तो पास आ रहे थे, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लग गया। तो उस स्टेज पे क्या होता है, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और डायरेक्शन चेंज कर देंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन जब, जैसे ये आपने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, ये जब सिग्मा डिस्टेंस पे जब होंगे, जिसे हम कोलिजन डायमीटर कहते हैं, उस टाइम पे इनके जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वही आपका कोलिजन डायमीटर हो जाएगी। अगर इस सिग्मा से अंदर मूव करते हैं, इससे सिग्मा से कम डिस्टेंस पे और आते हैं और क्लोज आते हैं, तो उनके बीच में फिर क्या होने लग जाता है, रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है और वो फिर वापस एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो वही डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कोलिजन डायमीटर बोल देते हैं। अगर इस सिग्मा से अंदर, सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस सिग्मा से अंदर आए, इससे डिस्टेंस और कम हुई, तो फिर क्या होने लग जाता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि इनमें रिपल्शन अट्रैक्शन कैसे लग रहा होता है। जैसे जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होगा, बाहर जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे उसके पास भी न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जब ये पास पास आ रहे होंगे तो इसका न्यूक्लियस जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा, साथ के साथ उसी का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जब तक ये अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तब तक तो पास पास आएंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट होगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन स्टार्ट होगा। तो जब ये रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा तो फिर वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर रहेगा, उस कंडीशन में उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोल देंगे, कोलिजन डायमीटर बोल देंगे। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। When two molecules come close to each other for collision, a stage is reached when force of repulsion dominates. ठीक है, पास पास पहले आ रहे थे, फिर एक टाइम ऐसा आया जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लग गया, तो मैंने क्या बताया, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो गया, डोमिनेट करने लग गया, उस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाने लग गए। बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर क्लोज इनफ। ठीक है, जब वो मिनिमम जो डिस्टेंस थी जहां पर उनके बीच में अभी फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट नहीं किया था, उस टाइम पे उनके जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन डायमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर क्लोज इनफ इज कॉल्ड द कोलिजन डायमीटर। और उसे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये आपका एक कोई मॉलिक्यूल A है और ये आपका कोई मॉलिक्यूल B है। ये सिग्मा डिस्टेंस पे जब होंगे उतने टाइम तक का इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन अभी डोमिनेट नहीं कर रहा। अगर ये इस सिग्मा से अंदर आते हैं, इससे और डिस्टेंस और करीब आते हैं, तो उस टाइम पे इनके बीच में रिपल्शन डोमिनेट करेगा और ये वापस एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी कोलिजन डायमीटर। ओके, नेक्स्ट, कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपके पास जो वेसल है जिसमें आपने गैस फिल कर रखी है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने बात की थी, वो डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी वेलोसिटी है, ठीक है, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो उनमें कोलिजन भी होगा।
ऑब्वियस है उनके पास वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो आपस में भी टकराएंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके कंटेनर में, जो भी आपने वेसल लिया है उसमें से किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर करें तो वो मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, कोलिजन नंबर, दैट मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन को बता रहा है। कोलिजन नंबर मतलब नंबर ऑफ कोलिजन को बता रहा है। किसकी नंबर ऑफ कोलिजन को बता रहा है? जो एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, कितनी नंबर ऑफ कोलिजन शो करता है, वही चीज क्या हो गई, कोलिजन नंबर, ठीक है। पढ़ते हैं द नंबर ऑफ कोलिजन। सबसे पहली चीज कोलिजन नंबर अगर बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ कोलिजन की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कोलिजन विद विच अ सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। कंटेनर में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है, दैट मीन्स कितनी नंबर ऑफ कोलिजन शो करता है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, कोलिजन नंबर। NC से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, NC, दैट इज कोलिजन नंबर विद विच सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, उसे हम क्या कह देंगे, कोलिजन नंबर बोल देंगे। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, अगर मैंने वॉल्यूम स्पेसिफिक कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया, तो उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी उन्हें हम क्या कह देंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन अकरिंग इन 1 सेकेंड अमंग द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, वो क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस इज कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इनका नोटेशन है। बाकी का इरेज कर देते हैं, ओ चलो बाद में लिख देंगे। इसे मैंने क्या बताया, NC से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से और कोलिजन नंबर को NC से। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ N इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज एक सेंटीमीटर क्यूब में N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, N नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, देन नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। Number of collisions by a single molecule with other molecules in 1 second, that is collision number, NC। collision number NC is given by, ये फॉर्मूला होता है इसका क्या, √2π v सिग्मा स्क्वायर n, ठीक है। ओके, ये इसका फॉर्मूला है जो कि हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो NC इक्वल्स टू क्या हो गया, √2π v सिग्मा स्क्वायर n। जहाँ पे ये टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, जो ये v है वो बता रही है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगी। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर है जो कि सेंटीमीटर में रहेगा, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम क्या बात कर रहे थे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो कोलिजन्स हो रही हैं उसे ही हम क्या बोल देंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज Z। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने क्या किया है, ये एक डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें वही है आपके पास एक कंटेनर जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हमने एक ये सिलेंडर कंसीडर किया है, किस टाइप से है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल सिलेंडर के सरफेस पे हैं जो ऊपर ऊपर हैं और कुछ इसके अंदर हैं, ठीक है। हमने एक A मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जिसकी एवरेज स्पीड क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा, अगर स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो इसे मैं लिख सकती हूँ कि ये एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, और एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी ही लेंथ का हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। दैट इज, हाँ, दैट इज ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ओके, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एक मॉलिक्यूल A है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड अगर उसकी वेलोसिटी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना कि एक सेकंड में वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हमने क्या देखा था कि एक सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं एक सेकंड में, वही तो हो रही थी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी हमें बात एक सेकंड में करनी है, एक सेकंड में उसने कितनी
नंबर ऑफ कोलिजन्स दिखाई हैं। तो 1 सेकेंड में मॉलिक्यूल ने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कंसीडर किया है कि सिर्फ ए मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सारे के सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, स्टेशनरी है, उनमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ए की हो गई वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो रुके हुए हैं। If only A is supposed to move and remaining molecules are supposed to be stationary, then A will collide in 1 second with all the molecules whose center lie within the cylinder. क्या कह रहा है कि A जो है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स 1 सेकेंड में वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है उतने का ही हमने एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। ये इस सिलेंडर में क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके सरफेस पे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके अंदर हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ए मॉलिक्यूल है वो उन सभी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, जिनके सेंटर सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, A will collide in 1 second with all the molecules whose centers lie within the cylinder, और उसकी लेंथ क्या ले रखी है, 20 सेंटीमीटर, रेडियस क्या ले रखी है, सिग्मा, मॉलिक्यूलर डायमीटर जो है सिग्मा, अगर ये 2 सिग्मा है, ये इसका डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज सिग्मा। लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखते हैं इधर वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। आर मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर डायमीटर, दैट इज पाई आर सिग्मा स्क्वायर, और एच क्या हो गई, लेंथ कितनी ले रखी है, वी हो गई, ठीक है। तो पाई सिग्मा स्क्वायर भी, यही चीज यहाँ पे लिख रखी है। ओके, अब अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। इसका कलर चेंज कर ले। ओके, अभी तक हमने क्या देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये एक सिलेंडर था जिसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिल किए हुए थे, ठीक है। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के सरफेस पे हैं, कुछ इसके अंदर है। सिर्फ ए मॉलिक्यूल एक ऐसा हमने कंसीडर किया है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, सिर्फ ए चल रहा है, बाकी सारे के सारे रुके हुए हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये जो ए मॉलिक्यूल है वो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतनी जो लेंथ है वो 1 सेकेंड में कवर की हुई लेंथ है, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उन सब से कोलिजन करेगा जो सिलेंडर के अंदर होंगे, जिनके सेंटर सिलेंडर के अंदर लाई कर रहे होंगे। कहाँ पे था, विद द ऑल मॉलिक्यूल्स हु सेंटर्स लाई विद इन द सिलेंडर, जिनके सेंटर्स इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, उन सब मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करेगा 1 सेकेंड में। चलो, अभी हमने क्या देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच से पाई सिग्मा स्क्वायर वी आ गया। अब क्या कंसीडर किया मैंने, अच्छा एक चीज़ और, हम क्या बात करने वाले हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में 1 सेकंड में जितनी कोलिजन्स होंगी, ठीक है। 1 सेकंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं निकाल लूँ, उतनी ही कोलिजन्स होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, देखो, इफ n is the number of molecules पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं उसे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, then number of molecules present inside the cylinder, then total number of molecules लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, then total number of molecules present inside the cylinder ध्यान से देखना, मैंने लिखा है प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, मतलब 1 सेकेंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर वो क्या हो जाएंगे, n है 1 सेंटीमीटर क्यूब में और टोटल वॉल्यूम है इतना, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दूं मिल जाएगा, दैट इज पाई सिग्मा स्क्वायर n। चलो पहले v लिख लेते हैं क्योंकि जो लिखा था पाई सिग्मा स्क्वायर v लिखा हुआ था इनटू n, सही है। देखो मैंने क्या बोला, इनसाइड द सिलेंडर,
यानी इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब 1 सेकंड में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने हैं, तो 1 सेकंड में वो इन सब से कोलाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स यही नंबर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएंगे। देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर इतने हो गए। हेंस number of collisions, hence number of collisions number of collisions made by one molecule, single molecule with other molecule कितना हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगी, अदर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएंगी सिंगल मॉलिक्यूल, बाकी के मॉलिक्यूल से इतना ही हो जाएगा। क्यों इतना हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सिलेंडर है उसमें हमने निकाल लिए 1 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की थी और इस सिलेंडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए, ये आए। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हैं और 1 सेकंड में वो इन्हीं सब मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कोलिजन दिखाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेक बाय सिंगल मॉलिक्यूल विद द अदर मॉलिक्यूल कितनी हो गई, पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन। ओके, अभी तक हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ तक पहुँचने तक कि सिर्फ ए मॉलिक्यूल मूव कर रहा था वी वेलोसिटी के साथ, बाकी सारे के सारे रुके हुए थे। जनरली ऐसा होता नहीं है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उनके सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो सारे मॉलिक्यूल वी सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने, अभी तक इतना हो गया। ठीक है, इन द डेरिवेशन we consider only molecule A will move, only molecule A moves with v centimeter per second and remaining are constant and remaining are stationary। स्टेशनरी अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नाउ सपोज ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव with v सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने क्या ले लिया, अभी पहले हमने कंसीडर किया था सिर्फ ए मॉलिक्यूल मूव कर रहा है v सेंटीमीटर पर सेकेंड से, बाकी सारे के सारे क्या है, स्टेशनरी हैं। अभी हमने ले लिया सारे मॉलिक्यूल v सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। सपोज ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव विद v सेंटीमीटर पर सेकेंड, हेंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, हेंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, और देखा क्या गया, जनरली जो जैसे अगर कोलिजन की पॉसिबिलिटी है तो कई टाइप के कोलिजन्स हो सकते हैं, हेड ऑन कोलिजन्स हो सकता है, लेकिन जनरली जो देखा गया ज़्यादातर केसेस में वो क्या था कि जब मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आके कोलाइड करते हैं तो वो आप जिधर, जैसे सपोज करो ऐसे देखते हैं, हाँ जैसे एक ये मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो इधर से आया कुछ वेलोसिटी v के साथ और फिर ठीक है इधर से ये मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे थे, एक सेकेंड, ठीक है ऐसे आ रहे थे, ये इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था, इनके बीच में कोलिजन हुई, ये इधर चले गए और ये इधर चले गए। जनरली ऐसा देखा गया कि ये एक दूसरे के राइट एंगल पे मूव कर गए, तो जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आई थी वो कितनी हो गई, √2v हो गई। ये v वेलोसिटी से इधर गया, ये v वेलोसिटी से इधर गया, और इनके बीच का मैंने क्या बोला कि राइट एंगल पे मूव कर जाते हैं, ठीक है, विद द वेलोसिटी, विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ √2v। ठीक है, यही चीज इधर लिखनी है, देखो ठीक है, ये लिख लिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इन जनरल
molecules move in right angle direction after collision with the relative velocity of कितना √2v। ठीक है, क्या इतने तक में मैंने क्या लिखा, एक बार रिवाइज करते हैं कि मैंने बोला कि इतने जो ऊपर तक डेरिवेशन यहाँ तक हमने कर लिया था, इसमें हमने क्या कंसीडर किया था, सिर्फ मॉलिक्यूल ए मूव कर रहा था, बाकी सारे के सारे स्टेशनरी थे। होता क्या है, फिर हमने कंसीडर किया जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में कोलिजन्स होगा, हेड ऑन कोलिजन्स होगा। जनरली क्या देखा गया, हेड ऑन कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाती है। इस केस में देखा गया कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, ये आपस में कोलाइड किए, तो अगर ये इधर को जाता है तो ये इसके 90 डिग्री पे मूव कर जाता है, राइट एंगल पे मूव कर जाता है विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द, अगर इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या आ जाएगा, √2v आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। ओके, अब जहां जहां पे हमने v रख रखा था ना ऊपर वाले डेरिवेशन में, वहां पे हमें क्या कर देना, v को रिप्लेस कर देना √2v से। तो नाउ पुटिंग √2v in place of v, जहां v लिया था हमने वहां पे क्या कर देना है, √2v पुट कर देना है। देन number of collisions by single molecule with other molecule in 1 second with other molecule नाउ नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, क्योंकि हम सारी बात 1 सेकेंड पे कर रहे हैं ना, इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, जो चीज आपने ली थी उसकी जगह पे बस √2v कर देना है, v की जगह √2v कर देना, दैट इज √2 पाई सिग्मा स्क्वायर vn, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर vn। ठीक है, अब इफ n इज number of molecules per centimeter cube, then total number of collisions by single molecule with other molecule with other molecule in 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, जो ये वाली क्वांटिटी आई है इसे ही मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये तो कितने में थे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन थे, पर सेंटीमीटर क्यूब में थे, टोटल इतने हैं, इसे मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना मिल जाएगा अपने पास, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v n स्क्वायर हो जाएगा, एक n इसका और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर vn स्क्वायर। यहाँ तक क्या आ गया अपने पास, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए जो एक सिंगल मॉलिक्यूल 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कर रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज ये। ओके, अभी क्या करना है, अच्छा एक कोलिजन जब होती है, कोलिजन्स 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, यानी एक कोलिजन में 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब सिंस 2 molecules
हमें तो क्या निकालना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसका मतलब एक नंबर सिंगल मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एक सेकेंड में कोलिजन शो कर रहा है, वो चीज है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। सिंस टू मॉलिक्यूल्स आर present in one collision, hence number of collision by a single molecule ये चीज आपकी क्या आई थी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आई थी ना। एन इज अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इतनी ही नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही होंगी, देन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये चीज क्या आई थी आपकी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आई थी, एक मॉलिक्यूल ने जितना किया था। अब एक कोलिजन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल कितनी कोलिजन शो कर रहा है, सिंस बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, हेंस नंबर ऑफ कोलिजन बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल with other molecules in 1 second by a single molecule with other molecule in 1 second क्या हो जाएगी, इसका हाफ 1/2 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन स्क्वायर, 1/2 ब्रैकेट √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन स्क्वायर। और यही चीज आपको क्या बता रही है, z बता रही है, यही चीज क्या बता रही है, z बता रही है। z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स एक सेकेंड में हो रही है वही क्या है, z है। ठीक है, 1 सेकेंड इक्वल्स टू ये, ओके और ये n क्या था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं लिख देती हूँ इधर ठीक है, वेयर सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डायमीटर या कोलिजन डायमीटर लिख लो, कोलिजन डायमीटर जो कि आपका किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, और v क्या है, वही चीज है, एवरेज वेलोसिटी, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी जो कि किस में रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में रहेगी। और n क्या है, n ये जरूरी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वही चीज को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हुई हैं ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई है। और नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी आई थी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी आई थी, इतनी आई थी। एक कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो एक मॉलिक्यूल ने कितनी नंबर ऑफ कोलिजन कर ली, इसका हाफ, इतना आ गया। और वही चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो n है ना वो 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, यानी ये जो कोलिजन्स हो रही हैं ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में हो रही हैं, उनके बीच में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ हो रही हैं। क्योंकि हमने 1 सेकेंड नाम दे दी, 1 सेकेंड बता दिया, 1 सेकेंड में कितनी हो रही है वही चीज हमारे पास z आ जाती है, z इक्वल्स टू 1/√2 इतना आ गया। ठीक है, n क्या है, v क्या है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी है। हम जानते हैं जो एवरेज वेलोसिटी होती है, यहीं पे लिख लो, सिंस v इक्वल्स टू, v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √8RT अपॉन में पाई m। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो z कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर इंटू v है, v की जगह मैं क्या लिख दूँ, 8RT
अपॉन में पाई m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 2√2 लिख सकती हूँ, 2√2 अपॉन में √2 पाई अपॉन में इसका रूट पाई बाहर, सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट RT/m। सही है इतनी चीज। √2 से √2 कैंसिल, रूट पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा और रूट पाई अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स z इक्वल्स टू, यही लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू 2 आ गया, अंदर क्या आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट, आगे ही लिख लेते हैं क्योंकि फिर ब्रैकेट नहीं बनेगा। ये था √2 और ये था यहाँ पे अंडर रूट। सही है इतना, सही है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो z इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, z इक्वल्स टू 2 और ये पाई गया अंदर, 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट, पाई चला गया अंदर, RT अपॉन में m। यही आया ना। √2 से √2 कैंसिल, एक पाई रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर ले सकती हूँ मैं, तो 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर रूट पाई RT अपॉन में m। ओके, तो इसको कर दिया ब्रैकेट में। यही हमारे पास क्या आ गई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई z। दैट मीन्स कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में 1 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, देखो सबसे पहले तो हम z लिख लेते हैं, उसी से बताएंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या फॉर्मूला आया है, 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट पाई RT अपॉन में m। ठीक है, ओके। अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक तो फॉर्मूले में यहीं पे है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो z बढ़ेगा यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बात कर रही है। तो प्रेशर बढ़ाने पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज कर जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, z बढ़ जाएगी। यानी प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। पढ़ लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। यहाँ से आप देख रहे हो जो आपका फॉर्मूला बना था, एक सेकेंड पीछे चलते हैं, ये वाला, तो ये क्या बता रहा था, जो आपके पास z है दैट इज जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो v जो है हमने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और v क्या होता है, √8 RT अपॉन में पाई m। टेम्परेचर बढ़ाया, एवरेज स्पीड बढ़ी, एवरेज स्पीड बढ़ी, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। या इस फॉर्मूले से देख लो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी z बढ़ जाएगा। दूसरा, increases hence collision frequency increases on increasing the pressure, number of molecules per centimeter cube में बढ़ गए, प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, उसकी वजह से भी क्या हो गया, n के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी। दैट मीन्स z की वैल्यू अगर n के भी डायरेक्टली, दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z आपका क्या आ रहा था, इक्वल था ना यहाँ पे, 1/√2 सिग्मा स्क्वायर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VN स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर VN स्क्वायर। ओ भाई, √2 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर VN स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब क्या है, इतनी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, दैट इज z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, v के हो जाएगा। ये क्या है, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ से क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गई, क्योंकि वो कितनी होती है, √8 RT अपॉन में पाई m। टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज वेलोसिटी भी इंक्रीज की, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z, तो z भी बढ़ गया यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दूसरा, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने में n भी बढ़ गया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गए। अगर n बढ़ गया तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो z है, यानी z भी इंक्रीज किया होगा। वही चीज़ ये कह रहे हैं कि चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या फिर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, चाहे आप फॉर्मूले से देख लो और चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो हमने किया उससे देख लो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीन फ्री पाथ पे। तो कोलिजन हम पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूल्स बराबर कोलाइड कर रहे थे, तो होता क्या है, जैसे ऐसे समझते हैं, हाँ
जैसे आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल ए था, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इधर आपका बी था, या थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, चलो ये हटाओ, इधर मॉलिक्यूल ए है और इधर मॉलिक्यूल बी है, इधर मॉलिक्यूल सी है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे सब पड़े हुए हैं। अभी क्या कह रहा है, जो मीन फ्री पाथ होती है उससे पहले तो आप समझ लो मीन लगा हुआ है ना, उससे पहले यानी जो फ्री पाथ आ रहा होगा उसी का मीन किया गया होगा। फ्री पाथ क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल जब इससे टकराने जाएगा, कोलिजन करने जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, ये डिस्टेंस जो है यही आपकी क्या है, फ्री पाथ है, ठीक है। मतलब जब मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी से कोलिजन करने के लिए जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी दूर पे वो होंगे उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आई है कोलिजन करने के टाइम पे, उसे ही हमने क्या बोल दिया, फ्री पाथ बोल दिया। अच्छा, अब ये बी फिर आगे सी से जाएगा, ये सी सपोज कर लो इधर डी है, इससे कोलिजन करने के लिए जाएगा, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये डिस्टेंस थी, अगर ये L1 थी, ये L2 है, तो ये L1 L2 बराबर हो सकता है ये कम हो सकता है ये ज़्यादा हो, ठीक है। तो कोई सेम वैल्यू नहीं है, सेम डिस्टेंस नहीं है इनके बीच की, इसीलिए हमने क्या ले लिया, जितनी भी ये आपके L1 L2 आई हैं इनका मीन कर दिया, उसे हमने क्या नाम दे दिया, मीन फ्री पाथ। लैम्डा से कहीं कहीं या फिर L से रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। The distance traveled by a molecule before colliding with another molecule is called the free path. Distance covered, एक मॉलिक्यूल A एक मॉलिक्यूल B, distance covered by a molecule before colliding to the other molecule, उसे क्या बोलते हैं, फ्री पाथ, ठीक है, ओके। फिर मीन फ्री पाथ क्या हो गया, द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी डिस्टेंस कवर की है उसका मीन ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कहीं कहीं एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, इफ v centimeter per second is the average velocity of the molecule, that is average distance traveled by the molecule in 1 second equals to v centimeter, by the molecule in 1 second is equals to v centimeter। और उसी को जो उसने 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की है उसे नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन फ्री पाथ। लैम्डा से एल से या फिर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एन सी ना, v अपॉन में एन सी, कितनी 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट इज v अपॉन में एनसी। और एनसी की वैल्यू क्या देख रखी है हमने पीछे, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन, ठीक है। ये से ये कैंसिल कर सकती हूँ मैं, इसका मतलब नेक्स्ट पेज पे लिख लें, नेक्स्ट पेज तो जगह नहीं है यानी यहीं पे लिखना पड़ेगा। L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, ठीक है। इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, ओके, ये वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट क्या है अपने पास, L इक्वल्स टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, ओहो, L इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, यही चीज तो आई थी, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, दैट इज L 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एन के है। यानी जो मीन फ्री पाथ है वो मॉलिक्यूलर डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पढ़िए, द मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, द मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के, ओके। अब द मीन फ्री पाथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कहीं हमें गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी नहीं दिख रही, मतलब उन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, उससे हमें कोई उनकी स्पीड से उनकी वेलोसिटी से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए इधर बता दिया, अभी हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया सिर्फ वो रखते हैं, 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, L इक्वल्स टू सिंस L इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, ये था ना, देख लो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन था। अभी मैं क्या कह रही हूँ, n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। तो फॉर आइडियल गैस हमें क्या पता है, PV इक्वल्स टू nRT,
पी वी इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ मोल लिए हैं, दैट इज एन आर टी। ठीक है, अपने को मतलब किससे, इस n से निकालना है। और ये n क्या है, ये चीज ध्यान रखनी है बिल्कुल। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है पर सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे ये मोल है। ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n बाई वी आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो n बाई वी है वो क्या है, हेयर n बाई वी, इसे मैं n डैश सपोज कर लूँ, और n डैश क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यही तो है ना, क्योंकि कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और V क्या है, वॉल्यूम है, और N बाई वी क्या हो गया, जिसे मैंने N डैश से रिप्रेजेंट किया वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज N, वो क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर ऑफ मोल है तो इसे ही मैं Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, N डैश इंटू N नॉट। ठीक है, N डैश आपके पास, देखो N डैश आपके पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे ही मैंने N नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये चीज़ कितनी इक्वल आ रही थी, जैसे यहाँ पे यही चीज़ आपके पास इक्वल आ रही थी, N डैश आर टी आ रही थी। ठीक है, N डैश इंटू आर टी आ रही थी, और मैंने क्या किया, N डैश है नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें मॉलिक्यूल्स में चाहिए तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों की साइड, दैट इज P इंटू, नहीं एक सेकेंड, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद N नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद, किससे कर दूं, N नॉट, और N नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो क्या मिलेगा यहाँ से, नंबर है वो। ठीक है, क्या मिलेगा, P इंटू एन नॉट, P इंटू एन नॉट इक्वल्स टू N डैश इंटू एन नॉट, ये एक ब्रैकेट में कर लो, इंटू R इंटू टी। सही है, और N डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो ये चीज़ क्या दे देगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ये हो गया N R T, P इंटू एन नॉट। हमें तो N चाहिए, N इक्वल्स टू क्या हो गया, P इंटू एन नॉट अपॉन में R T, इसको कर दिया डब्बे में नाउ, और ये N क्या है, ये लिख लेते हैं, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ N इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुटिंग N in equation 1 we get, L की वैल्यू पता चल जाएगी, और L क्या था, मीन फ्री पाथ, L इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्या वैल्यू थी, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर N, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N की वैल्यू क्या है, P N नॉट इंटू आर टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर टी कुछ कैंसिल होने वाला तो है नहीं, अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P इंटू एन नॉट, ये हो गया L, और इसे ही हमने कर लिया ब्रैकेट में, तो अपने पास एक ये फॉर्मूला और आ गया। ठीक है, हेयर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो L है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P के, एंड
इन्वर्सली ही प्रोपोर्शनल है 1/σ² के और डायरेक्टली है टी के। ये तीन रिजल्ट्स हमने देखे। दैट इज अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मीन फ्री लेंथ क्या हो जाती है, मीन फ्री डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और करीब आ गए तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। प्रेशर बढ़ाने पे एल कम हो जा रहा है और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, σ² के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। 3/2 RT होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो दूर दूर हो जाएंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज एल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। दैट मीन्स प्रेशर बढ़ाने पे एल कम होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे एल इंक्रीज करेगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। 3 चीज़ें देखी थी। सबसे पहले तो हम आए थे कोलिजन डायमीटर से स्टार्ट किया था। तो क्या था कोलिजन डायमीटर, हमने बात की थी कि जब मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने के लिए पास पास आते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, अब एक दूसरे को रिपल करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो एक मिनिमम डिस्टेंस आती है जिस टाइम पे उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, कोलिजन डायमीटर बोल देते हैं। अगर इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस सिग्मा से कम गए, इस सिग्मा से कम डिस्टेंस हुई, मतलब और करीब आए, तो उस टाइम पे फिर से उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा और वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो वो डिस्टेंस जब तक उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट नहीं कर रहा था, उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वही था कोलिजन डायमीटर। फिर हमने कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात की। कोलिजन नंबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स को बता रहा होगा। किसकी नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स हमें उनकी एक सिंगल मॉलिक्यूल की, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ कोलिजन करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलिजन नंबर NC से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जितनी कोलिजन्स हो रही हैं 1 सेकंड में, दैट इज जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फॉर्मूला हमने देख लिया कि अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स करेगा 1 सेकंड में, दैट इज कोलिजन नंबर, वो हो जाएगी √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, फिर ये एक डेरिवेशन किया, ये हमने कंसीडर किया, इसका सब पूरा देख लिया था। फाइनल यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे थे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे थे, दैट इज z निकालना चाह रहे थे। इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली एक बार देख लेते हैं। हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया था, इमेजिनरी सिलेंडर था पहली चीज़ तो ये। तो उसमें क्या था कि जो भी कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, हमने क्या किया, किसी एक मॉलिक्यूल को ऐसा कंसीडर किया कि वो एक v सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बाकी सारे स्टेशनरी है, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, v सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो v सेंटीमीटर डिस्टेंस चला। तो 1 सेकेंड में उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है ना, उतनी ही डिस्टेंस का, उतनी ही लेंथ का हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, और वो मॉलिक्यूल उस सिलेंडर के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन सब से कोलिजन करेगा 1 सेकंड में। और वही चीज हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब कंसीडर कर लेंगे तो वही चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। तो बस हम क्या चाह रहे हैं कि उस सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कंसीडर किया कि a जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है, बाकी सारे रुके हुए हैं। फिर हमने क्या कर दिया कि सारे ही चल रहे हैं v स्पीड से, v सेंटीमीटर पर सेकेंड से सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो होता क्या है, कोलिजन होगा। कोलिजन में भी कौन सा हमने देखा कि जनरली ऐसा होता है कि जब कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे मूव कर जाते हैं आफ्टर कोलिजन विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ √2v। ठीक है, तो जहां जहां पे v था वहां पे हमने √2v से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, √2v से रिप्लेस करने के बाद क्या किया, नंबर ऑफ कोलिजन निकालने थे, n मॉलिक्यूल्स ले लिए पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो निकाल लिए। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी कोलिजन्स होंगी 1 सेकंड में, तो वही चीज़ क्या हो गई, z हो गई, और वो हमारे पास आ गई 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर vn स्क्वायर। v क्या था, एवरेज वेलोसिटी थी, उसकी वैल्यू रख दी। फिर हमने टेम्परेचर और प्रेशर का इसमें वो देख लिया कि फ़र्क क्या पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप उधर से देखो, z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v के, दैट इज एवरेज वेलोसिटी के, और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज करी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, √8 RT/πm। टेम्परेचर बढ़ाया, स्पीड बढ़ी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। दूसरा, प्रेशर बढ़ाया तो पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गए, और n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो z भी इंक्रीज कर गई। चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी है। फिर हमने क्या
बात की मीन फ्री पाथ की, तो हमने कहा क्योंकि कोलिजन्स तो होती रहती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल ए है एक मॉलिक्यूल बी है, तो जब वो कोलिजन करने जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करने से पहले, वही चीज़ क्या हो गई, फ्री पाथ हो गई। ऐसे फ्री पाथ अलग अलग हो सकती है भाई, जरूरी थोड़ी ना सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल डिस्टेंस पे हो, अलग किसी के बीच में कम हो सकती है किसी की ज़्यादा हो सकती है, तो उन सब का मीन ले लिया, उसे क्या बोल दिया, मीन फ्री पाथ। दैट इज जो आपकी डिस्टेंस होती है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस, द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेवल्ड बाई अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसे हम क्या बोल देते हैं, मीन फ्री पाथ, या तो कुछ बुक्स में एल से या फिर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे देते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला कैसा है कि v जो है, मतलब v क्या है, v सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, दैट इज 1 सेकंड में उसने v डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दोगे तो आपका l आ जाएगा। फिर उसमें एक टर्म आ रहा था n, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था। तो हमने क्या किया, PV इक्वल्स टू nRT आ रहा था हमारे पास गैस इक्वेशन, उसमें जो n था वो नंबर ऑफ मोल को बता रहा था, तो n बाई v किया, वो क्या बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब बता दिया। हमें चाहिए मॉलिक्यूल, मतलब Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। Na क्या है, वो गेड्रो नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल गया, जहाँ से हमने देखा कि जो L है दैट इज मीन फ्री पाथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।